लैम्डा EQ, लैम्डा M पढ़ा था ना हम लोगों ने, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैम्डा EQ पढ़ने जा रहे हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ साथ करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर की जगह क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर की जगह आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा EQ, लैम्डा EQ बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन में, जहां पे आपने डेफिनेशन में 1 मोल लिया था, वहां पे क्या ले लीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और पूरी डेफिनेशन लिख दीजिए। सेम चीज है, मोलर वाली डेफिनेशन में जहां पे आपने 1 मोल लिया था, वहां पे क्या आ जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। बाकी डेफिनेशन सेम टू सेम है। वॉल्यूम वही, वॉल्यूम की तो कंडीशन सेम है। 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सेम डेफिनेशन लिख दीजिए। ये थी ना, मोलर कंडक्टिविटी की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन B इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यहाँ पे अपना 1 मोल है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in 1 centimeter cube, V centimeter cube of solution. When electrodes are 1 centimeter apart, an area of electrode is so large that whole solution is contained between them. जो सोल्यूशन भरा गया है वो पूरा सोल्यूशन उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही है। ठीक है, 1 मोल की जगह क्या डाल दिया आपने, क्या ऐड कर दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, पूरी डेफिनेशन सेम है। मोलर कंडक्टिविटी की जगह नाम आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, डेफिनेशन इसलिए याद रखना जरूरी है, बोर्ड में कभी पूछ लेंगे तो फिर वो बोर्ड में पूछते तो फिर प्रॉपर लिखना ही होता। वैसे आपको याद रहे तो पॉइंट्स पॉइंट्स में टुकड़ों में याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो होगा वो इतने बड़े हैं कि पूरा सॉल्यूशन उनके बीच में है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। सब्सटेंस जो आपने लिया इलेक्ट्रोलाइट वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना लिया आपने, 20 सेंटीमीटर क्यूब। डाइल्यूशन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम से रिलेशन होता है। सबने नोट कर ली डेफिनेशन, ये चेंज करना था, मोलर की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और 1 मोल की जगह क्या करना था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने नहीं लिखी डेफिनेशन, हमने काम चला लिया ऐसे ही। वन मोल हम लोग क्या कर देंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर। मोल हम लोग कैसे निकालते थे, अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हो तो निकालते थे गिवन मास बाई मोलर मास, और अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट, है ना, ऐसे निकालते। या ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का और तरीका क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई v, और मोल निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाई v, v शुड बी इन हीट। ये निकालने का तरीका बता दिया, वैसे जरूरत नहीं है आपको, इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू
कंडक्टिविटी कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। वहां पे मोलरिटी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल। मोलरिटी की जगह आ गया नॉर्मल। चलिए रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल solution of salt, resistance of Deci normal solution of salt occupying volume between two platinum electrode (1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, एंड 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया was found to be 32 ohm। रेजिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दिया है, एरिया दे रखा है इलेक्ट्रोड का, आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी कप्पा एंड लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये दो चीजें निकालनी है। कप्पा का फार्मूला लगाइए और लैम्डा इक्यू का फार्मूला लगाइए और सवाल निकालिए। कप्पा का क्या फॉर्मूला था, कप्पा आपको सिखाया था, कप्पा होता है 1/ρ, है ना, और आर का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे ρL/A, यही लिखते थे ना, तो रो आ गया आपका RA/L, ये रो हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कप्पा की, L/RA। याद कर लीजिए कप्पा की वैल्यू क्या हो गई, L/RA। अब रख लीजिए वैल्यू और सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए, सेंटीमीटर में ही रखना। 1.8 डिवाइडेड बाई आर कितना आ गया 32, और एरिया कितना है 5.4। 18 की टेबल में 54 आता है, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि कितना आ गया वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 96, ये आ गया आपका क्या कप्पा। कप्पा निकल गया, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, सॉल्व करनी पड़ेगी, 0.01041 करके आ रही है ऐसे। इसके बाद अब अपने को निकालना है लैम्डा इक्यू। लैम्डा इक्यू कैसे निकालें, सॉल्यूशन दिया हुआ है डेसी नॉर्मल,
सोल्यूशन इज गिवन टू यू डेसी नॉर्मल, डेसी का मतलब होता है नॉर्मेलिटी दे रखी 1/10, सेंटी बोलते तो 1/100, तो डेसी नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10। अब लैम्डा इक्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्या था फॉर्मूला, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना था 1/96, और नॉर्मेलिटी है 1/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या, है ना। अब 96 से अगर 100 में डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी। हम्म, 104 क्या 1.4, ये वैल्यू 10,000 में 96 से डिवाइड करोगे तो 1.4 आएगा। 10,000 हो गया ना, ठीक है, क्लियर है बात, कैलकुलेशन आपने किया हमने नहीं, यही आ रहा है आंसर, हाँ आंसर यही है 104.1। यूनिट लिखोगे इसकी, सीमेंस इंटू कप्पा की यूनिट क्या होती थी, क्या लेते थे, इक्विवेलेंट इनवर्स, नॉर्मेलिटी नीचे आ रही है ना, तो इक्विवेलेंट नीचे आ जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यूनिट, हाँ यूनिट हमने गलत लिख दी, स्क्वायर आ रहा है, यूनिट वगैरह थोड़ा एक एक की याद कर लो, मुझे याद नहीं है क्या है यूनिट, ठीक है। तो लैम्डा इक्यू भी निकाल लिया हम लोगों ने और कप्पा भी निकाल लिया, ठीक, एक क्वेश्चन आपका, इस पे सवाल आते हैं इसलिए कर लेते हैं अलग अलग तरह के, लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ए, रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ए इज 50 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ए is 50 ohm and that of B is 100 ohm। दो सोल्यूशन है ए और बी, एक का 50 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरे का है आपका 100 ओम। बोथ सोल्यूशन आर टेकन इन सेम कंडक्टिविटी सेल, सेल बना रहे हैं और दोनों सोल्यूशन ले रखे हैं, सेम कंडक्टिविटी सेल में दोनों सोल्यूशन ले रखे हैं। इफ इक्वल वॉल्यूम्स of both solution are mixed, equal volumes of both solution are mixed, what is resistance of
mixture using same cell. Assume that no change or increase in alpha of A and B after mixing. अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब बोल रहे हैं कि मिक्स करने के बाद पहले एक कंडक्टिविटी सेल बनाया, उसमें ए फिल किया, फिर दूसरा कंडक्टिविटी सेल, उसी सेल को यूज करके दूसरा सॉल्यूशन उसमें फिल किया और सेल बनाया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों सॉल्यूशन को आधा आधा इक्वल वॉल्यूम मान लो पहले 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया था, फिर उसके बाद क्या किया, 1 लीटर दोनों का मिक्स कर दिया, फिर दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। तो पहले वाले का जो था रेजिस्टेंस आया 50, दूसरे का आया 100, जब अलग अलग रख रहे हैं। अब की बार बोल रहे हैं जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। और इन्होंने बोला है कि डिग्री मिक्स करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है। पहले ए डाला है इसमें और सेल बनाया है, इसके लिए रेजिस्टेंस आया है कितना, 50 ओम। फिर उसके बाद उसी कंडक्टिविटी सेल में देखो, जब सेम कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस सेम है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। इसका मतलब L बाई ए आपको क्या लेना है, जिसको हम सेल कांस्टेंट कह रहे थे, अगर सेल सेम है तो ये सेम लेना है, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, सेम लेनी है, अगर क्वेश्चन में सेल सेम है। तो एक बार ए को फिल करके सेल बनाया, उसी सेल में ए फिल किया, फिर उसी सेल में क्या किया, बी फिल किया, तब इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया था, जब बी फिल किया तो 100 ओम आ गया। अब बोल रहे हैं कि ऐसा करो, मान लो ये 1 लीटर बनाया था आपने और ये भी 1 लीटर बनाया था, अब बोल रहे हैं अब आप क्या करो, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दो, इनके क्या कर दो, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दो। अब लास्ट वाले में हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, मान लो ये 1 लीटर था, ये भी क्या है 1 लीटर, इक्वल वॉल्यूम में 1 लीटर ले सकते हैं इक्वल, इसको मिक्स कर दिया। अब इसका नए का रेजिस्टेंस निकालना है, नए वाले का रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, बताइए जरा, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, रो एल बाई ए, ये सीखा था, ठीक है। अब एल बाई ए जो है, क्या ए बाई एल था, लो भाई ऐसे करोगे तुम लोग, ऋषिका ऐसे करोगी, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, तो प्रोपोर्शनलिटी आती है तो रो आता है L बाई A, हम ही को कंफ्यूज कर देना। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब आपको मैंने बताया कि सेल कांस्टेंट क्या है, तीनों केस में सेम रहेगा क्योंकि सेल आपने सेम लिया, तो ये वैल्यू तो सेम है, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, रो की वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें R, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कप्पा लिख सकते हैं, कप्पा होता था 1 बाई रो, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कप्पा, ठीक है। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। जब भी आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे, इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स करोगे
तो सोल्यूशन में हम लोग जो कंडक्टिविटी लेते हैं, वो कंडक्टिविटी जो कप्पा लेते हैं हम लोग, वो हमने पहले वाले के लिए कप्पा ए लिया, दूसरे वाले के लिए कप्पा बी ले लिया, है ना। और जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो कप्पा का क्या फॉर्मूला था, बता दो जरा सा। अरे दूसरा फॉर्मूला भी तो था, एक और था। ये जो कप्पा है कंडक्टिविटी, ये वॉल्यूम जब डबल करते हो तो ये हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, हाफ। जैसे ही डबल वॉल्यूम करोगे वैसे ही कप्पा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी वॉल्यूम से कैसे चलेगा, इनवर्स से चलेगा। तो अपन ने क्या किया, पहले 1 लीटर लिया था तो कप्पा ए था, फिर हमने क्या लिया दूसरे वाले में, उसमें भी 1 लीटर लिया था तो कप्पा बी था उसका। तीसरे वाले में क्या किया, 1 लीटर दोनों को मिक्स कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। 2 लीटर मान लो कर लिया। तो जैसे ही डबल करोगे तो अब की बार जो कप्पा आएगा दोनों का, एक के लिए कप्पा निकलेगा कप्पा A/2 और दूसरे के लिए निकलेगा कप्पा B/2। यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो दोनों की क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो जब मिक्स कर रहे हो इक्वल वॉल्यूम, तो एक की कंडक्टिविटी कप्पा A/2 हो जाएगी और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, कप्पा B/2। तो टोटल कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, कप्पा A/2 प्लस कप्पा B/2 करोगे तो क्या बन जाएगा, कप्पा A प्लस कप्पा B/2। यानी कि अब की बार नए वाले में कप्पा की जगह हमें क्या लेना है, कप्पा A प्लस कप्पा B/2 लेना, ये वैल्यू रखनी है और फिर अपना आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिए। आर मिक्स करने के बाद जो निकाल रहे हो उसमें कप्पा लोगे मिक्सिंग के बाद वाला, और क्या लोगे, L/A ले लोगे, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा A प्लस कप्पा B/2, L/A सेम है ना। अब कप्पा A कैसे निकाला था हम लोगों ने, कप्पा A कैसे निकलेगा, 1/R L/A, ऐसे ही निकलेगा ना, 1/RA L/A। तो 1/RA क्या होगा, पहले वाले में 1/50 था, ये कप्पा A की वैल्यू हो गई, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, 1/100 L/A। अब ये सारी इक्वेशन को यूज करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोई तरीका है निकालने का, मिक्सचर डिवाइड करके निकल जाएगा क्या, आर मिक्सचर डिवाइड करके निकलेगा क्या, एक इक्वेशन। हाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा ना कैंसिल करने के लिए, करो पुट करके देखो, अरेंज करिए, देख क्या रहे हैं। जो इक्वेशन थी वो मैंने बना दी है, अब आपको निकालनी है वैल्यू आर मिक्सर। डिवाइड नहीं होगा, आंसर बता दूं, इसमें तो आ रहा है 66.67, 66.67 आ रहा है। कैसे निकाला, कैंसिल हो गया डिवाइड करने से,
ये फर्स्ट स्लाइड कौन नोट कर रहा था? फर्स्ट स्लाइड नोट कर ली? क्या किया इसमें? आर मिक्सचर निकालने के लिए हम लोगों ने ये लगाया फॉर्मूला, ये लगाया है ना, और इसमें हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 बोल दो और ये इक्वेशन 2 बोल दें। डिवाइड किया है कि वैल्यू पुट की है? किसकी वैल्यू रखी? एल बाई ए की किसकी रखी? अच्छा ओके, के प्लस के बी की वैल्यू रख दी सीधे सीधे, ठीक है, तो कर दे, करें। के प्लस के बी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी और के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी ना, ये बाई 2 था ना, और यहाँ पे क्या है, एल बाई ए तो ऊपर है ही। अब यहाँ से एल बाई ए कॉमन आएगा, और कॉमन आएगा तो ये वाले से कट जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा। क्या क्या कहते हो? कैलकुलेशन सही हो रही है? 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया, ये 100 अगर एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, और ये 100 ऊपर चला गया, तो 200/3 आ गया, 200/3। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? ठीक है, ये तो 2 इक्वेशन है, आप अगर वैसे और भी कोई तरीका हो तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी करें, है ना। क्लियर है बात? इक्वल वॉल्यूम अगर मिक्स करेंगे तो कंडक्टिविटी शुड बी हाफ। कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, और फिर हाफ करके दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों की कंडक्टिविटी को सीधे सीधे ये जुड़ जाती है कंडक्टिविटी, तो दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो मिक्सचर की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल था। पीक्यू भी कर लिया, मोलर भी कर लिया, अब क्या करेंगे आप? कॉलरॉस लॉ करवाएं। चलो पहले कॉलरॉस लॉ कर लो, फिर उसके बाद कुछ और अच्छी अच्छी चीजें थोड़े से सिखाएंगे स्ट्रॉन्ग वीक पे। एक लॉ कर लेते हैं, कॉलरॉस लॉ क्या है ये? कॉलरॉस लॉ का मतलब है कि जो आपकी कंडक्टिविटी है ना, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है किसी आयन की, वो आयन किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाए, उसकी मोलर कंडक्टिविटी सेम रहती है ना। जैसे मान लो, एक तरीके से ये समझो कि किसी आयन के कंडक्टेंस की बात हो रही है। जैसे कोई इंसान है, मान लो उसको दुखी से दुखी आदमी के साथ रख दो, वो हमेशा खुश रहेगा, यानी उसकी जो खुशी की वैल्यू है वो उसका जो, अगर उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा सेम रहता है, चाहे किसी खुश इंसान के साथ रख दो चाहे दुखी से दुखी के, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है ना। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो जो आयंस होते हैं, जैसे NaCl है सॉल्ट, तो उसमें NaCl का जो कंडक्टेंस आप निकालोगे, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो निकलेगा आपका Na+ के कंडक्टेंस से और Cl- के कंडक्टेंस से, एडक्ट से निकलता है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं।
तो इसमें किसी भी आयन का जो कंडक्टेंस है Na+ का जैसे है मान लीजिए, तो Na+ NaCl में है या Na+ किसी और सॉल्ट में चला जाए, जैसे सोडियम एसीटेट में चला जाए, CH3COO Na में चला जाए, तो Na का जो कंडक्टेंस है पर्टिकुलरली वो क्या रहेगा, सेम रहता है, चाहे आपका वो किसी के साथ भी सॉल्ट बना रहा हो। कोई आयन किसी और के साथ अगर सॉल्ट बना रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्ट बना रहा है, तब भी उसका कंडक्टेंस जो मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है उसमें पानी जितने से जितना ज्यादा सोल्यूशन में डाल सकते हो, मैक्सिमम आपने डाल दिया है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट का की वैल्यू बिल्कुल कम है, 0 है के बराबर सी है, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यही होता है। तो ये जो आयंस की आपका कंडक्टेंस सेम रहता है, वो किस कंडीशन पे है, ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी को हम लोग कहते हैं आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब है कि अगर हमने एग्जांपल लिया Na+ का, तो Na+ Cl- के साथ सॉल्ट बनाए, एसीटेट के साथ सॉल्ट बनाए, कार्बोनेट के साथ बनाए या ऑक्सिलेट के साथ बनाए, किसी भी माइनस वाले के साथ वो सॉल्ट बनाए, उसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा उस आयन का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्लियर है पॉइंट। तो इसी को बोलते हैं कॉलरॉश लॉ का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का लॉ बोलते हैं। किसी के साथ भी उस आयन को भेज दीजिए, उसका कंडक्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एकदम सीधे से सवाल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, वो करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉलरॉश लॉ। मोलर कंडक्टिविटी, डेफिनेशन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल बुक की प्रॉपर इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार कोई एक डेफिनेशन आपको दे देते हैं, तो प्रॉपर याद होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is sum of sum of ionic conductivity of cation and anions and each multiplied with number the ions present in one formula unit of ionic compound. One formula unit of ionic compound. क्या मतलब है, देखो समझते हैं। अगर मोलर कंडक्टिविटी को बोले तो हम लिखते हैं लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं हम लोग, लैम्डा m। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो इसको लिखते हैं लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट, या इसको लिखते हैं ऐसे लैम्डा m इनफाइनाइट। बुक में या तो क्वेश्चन में इनफाइनाइट करके लिखेगा मिलेगा या 0 मिलेगा। 0 का मतलब है सोल्यूट की कॉन्सेप्ट, सोल्यूट बिल्कुल 0 के बराबर है, बहुत कम है, और इनफाइनाइट का मतलब है पानी बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। दोनों का एक ही मीनिंग है। कोई बुक लैम्डा नॉट लिखती है m नॉट और कोई बुक लिखती है लैम्डा
इनफाइनाइट, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है इतना पॉइंट? अगर किसी आयन की हम लोग बात करेंगे तो आयन के लिए इस ये वाला साइन इस तरीके से, पक्का वाला लैम्डा जो हम लोग बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है। ये किसके लिए लेते हैं हम लोग, अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो कैटायन का है, कैटायन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर ये लिखा हुआ है माइनस का तो किसका है, एनायन का। ये जो लॉ लिखा है, इस लॉ में हमने लिखा है कि अगर किसी कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है तो आपको कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लीजिए और उसको एड अप कर दीजिए, ठीक है। और वो कैटायन और एनायन का जितना नंबर होगा उसका भी मल्टीप्लिकेशन इसमें किया जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा, 2-3 सॉल्ट के लिए। ये लाइन नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और ज्यादातर चीजें इसमें क्या है, नई सी हैं, तो थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो हमको लिखना है NaCl के लिए, मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहते हैं, किसके लिए, NaCl के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए लैम्डा m नॉट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट Na प्लस लैम्डा m नॉट Cl माइनस। Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और Cl माइनस का, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। अब मान लो हमारे पास, हमको लिखना है CaCl2 का, किसका लिखना है, CaCl2 का लिखना है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो आयन जितना है उसका नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट ऑफ Ca+2, और यहाँ पे आ जाएगा Cl 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन। यानी जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उनका भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। Na3PO4 सॉल्ट है, Na3PO4। सॉल्ट को पहले तोड़ के देख लेंगे, है ना। तो सॉल्ट को इसको तोड़ोगे तो 3 सोडियम के आयन बनेंगे और PO4 का एक आयन बनेगा, उस पर चार्ज होगा -3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट ऑफ Na प्लस और 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट ऑफ PO4 -3 आयन। क्लियर है बात? अलग से बनेगा, एक ही साथ बनेगा। एग्जाम्पल्स हैं आपको, वो तो तोड़ के मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। ऐसे टूटेगा, सॉल्ट को तोड़ना है फिर इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है बात क्लास?
अब देखो, अगर यही कोलरॉश लॉ को हमको लगाना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए तो कैसे लगाते हैं? अगर इसको हमको लगाना है किसके लिए? सेम लॉ लगाना है हमको इक्विवेलेंट के लिए। तो इक्विवेलेंट में केवल एक चेंज है, जैसे आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है CH3COONA के लिए, है ना? तो हम लिख रहे हैं लैम्डा EQ नॉट किसके लिए? CH3COONA के लिए। तो ये बनेगा आपका लैम्डा EQ नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा EQ ऑफ Na प्लस। ठीक, तो आप बोलोगे यही तो उसमें भी कर रहे थे, बस EQ की जगह क्या लिया था हमने? मोलर ले लिया था। इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे आ गया आपका CaCl2 आ गया, CaCl2 के लिए लिखना, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, केवल आयन की जो वैल्यू है, आयन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वही लगाई जाती है। तो लैम्डा EQ निकालते समय, लैम्डा EQ सॉल्ट का निकालते समय आयंस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये याद रखना। इक्विवेलेंट में आयंस के मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे Ca प्लस है Cl माइनस है तो दोनों आयन का जोड़ दो, इक्विवेलेंट निकल जाए। दोनों का इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए, दोनों का निकल आएगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्या करते हैं? नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, एनसीईआरटी कोई लाया है? अरे आज वो नहीं आया, ये प्राख्या ऑनलाइन भी नहीं है। क्लास के बारे में ग्रुप पे इंफॉर्मेशन थी? शिट। अब तो हो गई। मुझे दे देनी चाहिए थी, है ना? तो मैथ्स की क्लास में तो है नहीं वो, सर तो क्या ही देंगे। हाँ, ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़। एग्जाम भी चल रहे? और करके लिख लो, और करके एक लॉ और लिख लो। ये तो निकालना सीख गए आप, और करके वो लॉ भी तो लिख लो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी तो लिख लो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरॉच का कौन सा लॉ लिख रहे हैं? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे लिमिटिंग कौन सा वर्ड आ गया? लिमिटिंग होता है यही जो आपने निकाला था अभी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लिमिटिंग का मतलब होता है अब इससे ज्यादा आप
पानी उसमें नहीं डाल सकते, पूरा डाइल्यूट कर दिया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं, ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं, उसी बात को इन्होंने, मुझे लगा लैंग्वेज चेंज करके लिखेंगे, इन्होंने कुछ चेंज वेंज नहीं किया। ये लाइन कटेगी बस, लॉ नहीं कटेगा। अपने हिसाब से लिखते हैं हम लोग इसको। एनी आयन हैव कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution any ion have constant molar conductivity at infinite dilution किसी भी आयन की कांस्टेंट वैल्यू होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की, उसको चाहे किसी के साथ भी कंबाइन कर दें हम लोग, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। चलो भाई अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। लैम्डा एम दे रखा है अलग अलग कंपाउंड के लिए, लैम्डा एम दे रखा है अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग वैल्यू दे रखी है। NaCl का है, HCl का है, NaAC का है, वैल्यू दे रखी है 126.4, 425.9, 91.0, यूनिट है एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सबके लिए मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NaCl की, HCl की और NaAC की। AC बोले तो एसीटेट, CH3COO-। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर HAC, HAC के लिए निकालना है। AC एसीटेट है, AC इज एसीटेट। NaAC का मतलब है किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, CH3COO-Na की बात कर रहे हैं। HAC का मतलब है CH3COOH, एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। AC मतलब एसीटेट, CH3COO-। तो आपको एसिटिक एसिड के लिए निकालना है, आपको NaCl का दिया है, HCl का दिया है और NaAC का दिया हुआ है, ठीक है। तो NaAC का दिया हुआ, इसका मतलब क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, NaCl का अगर दे रखा है तो इसका मतलब है लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा एम Cl माइनस, ये कितना है 126.4। दूसरी इक्वेशन से क्या पता चलेगा, लैम्डा एम H प्लस लैम्डा एम Cl माइनस, ये कितना है 425.9, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी क्या बनेगी, लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा एम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है सारा, लैम्डा एम एसीटेट, इसकी वैल्यू कितनी है 91, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशन बन गई। अब आपको निकालना किसका है, CH3COOH का निकालना है।
यानी कि CH3COO माइनस आयन का मिल जाए और H प्लस का मिल जाए तो आंसर निकल आएगा। एसीटेट और H प्लस का निकल आए तो आंसर मिल जाए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो तीनों इक्वेशन को यूज करके एसीटेट और H प्लस कैसे मिल सकता है? प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखिए किसको प्लस करें किसको माइनस करें। माइनस करेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें और उसमें आपका थर्ड को प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा क्या? देखो ध्यान से क्लास, देखिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं और प्लस इक्वेशन थर्ड कर रहे हैं। अपने को देखो चाहिए क्या, ध्यान से देखो, अपने को इसका निकालना है ना एसिटिक एसिड का, है ना। तो एसिटिक एसिड का देखो कैसे निकल सकता है। एसिटिक एसिड का निकालना है अपने को, जिसका निकालना है उसका लिख लो इस तरीके से। इसके लिए हमको लैम्डा एम नॉट चाहिए एसीटेट का, और किसका चाहिए लैम्डा एम नॉट, H प्लस का आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। अब इक्वेशन देखो अपनी, इक्वेशन देख लो ये वाली, H प्लस चाहिए अपने को लेकिन Cl माइनस नहीं चाहिए। क्या चाहिए? H प्लस चाहिए बट Cl माइनस नहीं चाहिए। तो पहली इक्वेशन में से अगर सेकंड इक्वेशन में से पहली को माइनस करोगे तो ये Cl माइनस तो कट जाएगा इससे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट से राइट माइनस होगा, तो Cl माइनस कट जाएगा लेकिन साथ में एक Na प्लस भी आ जाएगा। Na प्लस नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? H प्लस चाहिए और ऐसे। तो Na प्लस को हटाने के लिए अब क्या करें, थर्ड वाली इक्वेशन को प्लस कर देंगे। थर्ड वाली इक्वेशन को जब प्लस करोगे तो यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो माइनस Na प्लस आया है ना, तो ये Na प्लस कट जाएगा। तो अब यहाँ से बचेगा केवल एसीटेट और यहाँ से क्या बचेगा, केवल H प्लस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना, करके देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड, यही किया है ना। सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या थी, लैम्डा एम एच प्लस प्लस लैम्डा एम Cl माइनस, यही थी ना। ये सेकेंड है। अब फर्स्ट वाली कौन सी है, ये वाली है, लैम्डा एम Na प्लस प्लस लैम्डा एम Cl माइनस, है ना। ये सेकेंड वाली है, माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दो। और थर्ड वाली को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, Na प्लस प्लस लैम्डा एम एसीटेट। ठीक है, तो अब ये माइनस वाली चीज खुल जाएगी, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, ये माइनस अंदर चला जाएगा। बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जो कर नहीं पा रहा है, इजी चीज है ये। अब ये Cl माइनस वाला माइनस में आ गया तो ये Cl माइनस और ये वाला कट जाएगा और Na प्लस वाला भी कट जाएगा। तो अब बचेगा किसका किसका, एसीटेट का बचेगा और किसका बचेगा, H प्लस का बचेगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला, इसका बन जाएगा ये, है ना। तो लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा इस इक्वेशन से, है ना। तो हमने क्या क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था, सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड। तो सेकेंड में वैल्यू क्या थी, बोलो जरा सा, वैल्यू भी है 425, फर्स्ट में क्या वैल्यू थी,
और थर्ड में क्या वैल्यू थी? इससे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? आंसर 390.5 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्ट का दिया हो आपको इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, और इक्वेशन बना करके जिनके आपको नहीं चाहिए उनको आपको माइनस में करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और जो चाहिए उसको सीधे सीधे ऐड करना है ना। अब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा तब नंबर मिलते हैं, बट आपको वैसे ऑब्जेक्टिव करना है तो अगर आपको समझ आ रहा है तो फटाफट से फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस थर्ड वैल्यू रखिए, माइनस कीजिए, आंसर दीजिए। गौरांगी समझ आ गई बात? ध्यान कहाँ है? क्वेश्चन नहीं, पहले की क्लास नहीं, ये तो अभी की क्लास का ही कुछ मोटी मोटी बातें चल रही है, तो पहले की क्लास से इतना रिलेशन ही नहीं है इसका। तुम और मानसी बातें करने में लगे थे, मैंने देख लिया था। कर लो बेटा कर लो, वक्त निकल जाता है फिर कुछ हाथ नहीं आता है। कर लीजिए बातें, ये हो गया। अब तो कर ही लेंगे, ये कॉलरॉस लॉ पे तो क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है आपको, कोई भी सॉल्व दे दें तो निकाल लेंगे। देखते हैं, अब आपको चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन करके बता दीजिए। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक का मतलब आयन की दे रखी है, ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन आर 57 दे रखी है कैटायन की, और 73 दे रखी है एनायन की। 73 दे रखी है एनायन की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी, मतलब इस कैटायन और एनायन से जो कंपाउंड बनेगा उसका अगर सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या बनेगी मोलर कंडक्टिविटी। लिखा तो नहीं है।
दोनों ही मानेंगे, डाइवेलेंट वर्ड कैटायन और एनायन के सामने लिख दिया है ना, दोनों चीजें डाइवेलेंट है, एनायन और कैटायन, क्योंकि एनायन के सामने ये नहीं लिखा है मोनोवेलेंट, तो लैंग्वेज को कॉमन माना जाएगा, डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन। हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर, क्या है? आंसर है 130। आ गया, दोनों को डाइवेलेंट मान लीजिए, डाइवेलेंट का मतलब है क्या हो गया, दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, +2। वन 130। आ गया, डाइवेलेंट का मतलब ये है कि जो कैटायन है उसके ऊपर भी +2 का चार्ज है, जो एनायन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, -2 का, है ना, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर ये चीज डाइवेलेंट है तो भी इस वैलेंसी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर फॉर्मूला बनाओगे इसका तो क्या बनेगा, A2B2 बन जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो AB तो बन जाएगा। फॉर्मूला तो सिंप्लीफाई करके बनता है ना, वैलेंसी यहाँ लिखी जाती है। इस क्वेश्चन में गलती होने का क्या चांस था, इस क्वेश्चन में गलती होने का चांस ये था कि जैसे उन्होंने बोला डाइवेलेंट कैटायन एंड डाइवेलेंट एनायन, आपने इसका चार्ज +2 लिखा, इसका चार्ज -2 लिखा, और आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना दिया, A2B2। लेकिन हम लोग फॉर्मूला 9th में बनाना सीखते हैं तो क्या सीखते हैं कि जब इक्वल चार्जेस होते हैं तो ये कट जाता है, तो वैल्यू क्या लिखी जाती है, 1 लिखी जाती है, तो यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, A और B बनेगा। तो इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, इसकी दे रखी है, तो दोनों की ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। इसी से आया आंसर 130। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, मतलब डाइवेलेंट लिख के क्या किया गया था, कंफ्यूज किया गया था बस आपको, और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। और क्या, तो तुमने क्या किया है, ये कह रही है सदमा लग गया नीट वालों को, फिजिक्स का ही तो टफ है शायद। चलो कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे आगे टॉपिक पे, अभी दिख नहीं रहा है। बोर्ड में ऐसे वाले ही आए, बोर्ड में जितने आपके इसमें एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं ना, कोई भी चैप्टर हो फिजिकल का, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, वो जरूर आपने करके जाने, है ना। और जेई में देखो एक बार ये फॉर्मूला डेराइव करवाया, इसका पूछ लिया है मेंस में, हाँ ये फॉर्मूला डेराइव करके इसका पूछ लिया है। चलिए करवाते हैं आपको। हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेंस के सवाल में वैसे फॉर्मूला से काम चल जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है
उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोगों ने निकाला था, है ना। तो यहाँ पे नहीं निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है सीधे सीधे। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। लैम्डा एम निकालेंगे किसी कॉन्सेंट्रेशन सी पे जो क्वेश्चन में आपके कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, और लैम्डा एम कौन सा चाहिए हमको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अल्फा। अगर लैम्डा EQ भी निकाल लें कॉन्सेंट्रेशन सी और लैम्डा EQ निकाल लें इनफाइनाइट पे, तो इससे भी अल्फा निकल आएगा। दो फॉर्मूला है, दोनों में से किसी से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए निकालते हैं, अल्फा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो इससे कर लेंगे, ये सीधे फॉर्मूला आ गया। अब आपको कभी कभी पूछा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो वीक एसिड है, तो उसके लिए आपने के निकालना है, तो के का रिलेशन लैम्डा एम से देना है। के का रिलेशन किससे निकालना है, लैम्डा एम से निकालना है। तो निकालते हैं, चलिए। के डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने इक्विलिब्रियम में, फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। मान लीजिए कोई एक वीक एसिड है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। तो इस वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकालते थे, H+ और A- बना रहा है ये, ठीक। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, शुरुआत में ये कितना बनेगा, 0। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, और ये कितना बचेगा, C माइनस C अल्फा। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कर चुके हैं हम लोग। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना है Ka, तो वो कैसे निकालते थे हम लोग, जैसे Kc निकालते हैं वैसे Ka निकालते हैं, प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन, A- की कॉन्सेंट्रेशन, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन, Ha की। ये वीक एसिड है, ये कैलकुलेशन हमने करी हुई है वहां पे। तो H+ की कितनी हो गई, C अल्फा, इसकी कितनी हो गई, C अल्फा, और ये हो गया C माइनस C अल्फा, है ना। अब C अगर कॉमन ले लें नीचे वाले में तो C कट जाएगा, एक C ऊपर से। तो यहाँ पे आपका वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। बोलिए, यहां तक ओके है। अब यहां से जा रहे हैं हम लोग इस स्लाइड, या आगे चलते हैं। अल्फा की वैल्यू रखनी है और के और इसमें रिलेशन निकालना है, बस इतना ही करना। यहां तक नोट हो गया हो तो बोल दीजिए, अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। नहीं नहीं कर, दोनों में वैल्यू रखेंगे। जेई पहले एडवांस से पूछा था, अभी मेन से पूछ लिया रिलेशन। अरेंज वैल्यू रख के रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हो, इधर उधर देखो, बस हंसो बेटा तुम, हैं हंस नहीं रहे आप। अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सी पे था ना, इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया, अल्फा की वैल्यू रख दी भाई।
एक लैम्डा एम काट सकते हैं क्या, काट पीट सकते हैं क्या, कुछ कटेगा? एलसीएम लेके एक लैम्डा एम बस उड़ा सकते हैं हम लोग, और कुछ तो नहीं कटेगा। एलसीएम ले, चलो भाई ले लेते हैं, क्योंकि फाइनल फॉर्मेट पूछा था उन्होंने, तो नीचे वाले में एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, नहीं ये आ जाएगा ना, तो ये वाला कट जाएगा, एक वैल्यू कटेगी, एक तो बचेगी। ये हो जाएगी वैल्यू, बोलो। कोई टर्म छूटा तो नहीं है, चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं है, सही है। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, C multiplied by lambda m at C concentration, lambda m नॉट का स्क्वायर माइनस लैम्डा एम सी पे, और लैम्डा एम आपका इनफाइनाइट पे। ये रिलेशन पूछा था, ये वाला, यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। ये रिलेशन पूछा गया था के और इसका रिलेशन, के लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम एट सी कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन पूछा। ठीक है, ये कौन सा लैम्डा लिख रहे हो आप, क्यों, ये आयंस के लिए, बोलिए। डेल्टा एम मल्टीप्लाई कर दिया ना बहन, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो नहीं आ जाएगा, अभी क्लियर है। ये रिलेशन पूछा एक बार, अब रिलेशन पूछ चुके हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना। अब रिलेशन पूछ चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी कम है, जल्दी पूछा है 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, तो अब रिलेशन नहीं पूछेंगे। पहले ही रिलेशन पूछा था एडवांस में, फिर रिलेशन पूछा जेई मेंस में, अब क्या पूछेंगे, इसका सवाल पूछेंगे, है ना। के की वैल्यू देंगे, सी देंगे, लैम्डा एम नॉट दे सकते हैं, लैम्डा एम सी कॉन्सेंट्रेशन पे निकलवा सकते हैं ना। ये करें, चलिए अच्छे बच्चे हैं आप, तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही इन्होंने तो बहुत ज्यादा रायता फैला दिया। नोट कर रही हूँ मैं, हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी with concentration, with concentration, variation of lambda m and lambda eq with concentration, concentration के साथ ये रिलेशन, ठीक है। ये दो तरीके से देखा जाता है इसको, एक ग्राफ मिलता है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का और एक ग्राफ मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। एक ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का और एक ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। दोनों ग्राफ याद रखने हैं, किस तरीके से ग्राफ है देखो। एक्स एक्सिस पे लेना है रूट सी, कॉन्सेंट्रेशन का रूट, एक्स एक्सिस पे लेंगे रूट सी और वाई एक्सिस पे लेंगे लैम्डा एम नॉट या ले लीजिए लैम्डा ई क्यू नॉट, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा ई क्यू नॉट या कंडक्टेंस ले सकते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग किससे शो करते थे, जी से या जी स्टार से? स्टार तो शायद सेल कांस्टेंट है, जी से। तीनों का ग्राफ एक ही तरीके का होता है ना। अगर आप लोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। अगर आपने लिया है क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ मिलेगा पूरा इसको टच करता हुआ। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो आपको ग्राफ मिलेगा ये वीक का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके से। वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो। नीचे है रूट सी, कंसंट्रेशन का रूट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड परफेक्ट एग्जांपल। देखो लेफ्ट से राइट में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर इसको ग्राफ को उल्टा देखना चाहे मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो उल्टा अगर देखोगे ग्राफ को तो बोलोगे इधर राइट से लेफ्ट में डाइल्यूशन बढ़ रहा है। राइट से लेफ्ट में क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। इस ग्राफ को पढ़ के कोई बताएगा, ग्राफ पढ़ना जानते हैं ना, क्या बढ़ रहा है तो क्या कम हो रहा है, इस तरीके से बताना, बताएंगे? कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम हो रही है ना।
कम तो हो ही रही है। चलो कल डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, किसमें ज्यादा डिक्रीज होगा, किसमें कम डिक्रीज होगा, ये सब बातें करनी है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।